दोस्तों नमस्कार, आप सभी लोगों का इस YouTube में स्वागत है। आइए हम पुनः एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हुए हैं। बीच में थोड़ी तबीयत ख़राब थी इसलिए वीडियो अपलोड नहीं कर पाए, इसके लिए अफसोस है। आइए हम लोग देखते हैं कि सिंटैक्स का एक्सरसाइज नंबर 9 में देखते हैं, जो कि क्रिया से संबंधित है, अर्थात जो भी रूल्स हैं वर्ब के उससे संबंधित है। तो आइए इसको हम लोग फटाफट देख लेते हैं। यदि आप रूल्स नहीं पढ़े हैं तो एक्सीलेंट ग्रामर के बुक्स से आप पढ़ सकते हैं। एक से एक्सरसाइज हम करवा देते हैं। आइए देखते हैं फटाफट कैसे बनाया जा रहा है। इफ़ माई फादर विल अप्रूव आई विल गो टू मुंबई। यदि मेरे पिता अप्रूव करेंगे, अर्थात अप्रूव का मतलब होता है, समझ रहे हैं, जैसे मंजूरी देना। यदि मेरे पिता मंजूरी देंगे या सहमत होंगे तो मैं मुंबई जाऊंगा। अब दोनों सेंटेंस में क्या लग रहा है, करेंगे जाऊंगा। जब दोनों में गा गे आ रहा है तो आप कंडीशनल सेंटेंस पढ़े होंगे कि यदि दोनों जो क्लाज हैं, अर्थात दोनों सेंटेंस जो हैं अलग अलग, दोनों क्लाज में गा गे लगा हुआ है, तो इसमें हम क्या करते हैं कि पहले वाले क्लाज को प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखते हैं, जबकि दूसरे वाले क्लाज को हम फ्यूचर इंडेफिनिट में लिखते हैं। तो उसके हिसाब से जिसमें इफ़ लगा हुआ है, इफ़ या व्हेन लगा रहता है, तो इस वाले क्लास को हम क्या कर देते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो माई फादर विल अप्रूव जो दिया हुआ है इसको हम कर लेंगे इफ़ माई फादर अप्रूव्स, क्योंकि आपको पता है कि इसे हम लिख रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखेंगे तो विल को यहाँ से क्या करेंगे, हम हटा देंगे, क्योंकि दोनों में गागेगी का सेंस निकल रहा है। तो इस वाले क्लास में हम क्या कर देंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट कर देंगे, जबकि दूसरे वाले में हम क्या कर देंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट। तो इफ़ माई फादर विल को हटाइए और अप्रूव में यस लगा दीजिए, क्योंकि माई फादर सिंगुलर नंबर का है, इसलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या हो जाता है, यस या यस लगा देते हैं। तो इफ़ माई फादर अप्रूव्स, कामा लगाइए, आई विल गो टू मुंबई लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह का एक कंडीशनल सेंटेंस आपको और मिलता है जिसमें दोनों में ता लगा रहता है। जैसे यदि तुम मेरे पास आए होते तो मैं तुम्हारी मदद किया होता। अगर इस तरह का कंडीशनल सेंटेंस आएगा जिसमें दोनों में ता का सेंस निकलेगा, तो इसको हम बनाते हैं पहला वाला क्लास परफेक्ट टेंस में बनाते हैं, पास्ट परफेक्ट में, जबकि दूसरे वाले को वुड हैव की मदद से बनाते हैं, वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो अगर आपको लगेगा कि ता का सेंस निकल रहा है तो आप फिर पहले वाले क्लास को पास्ट परफेक्ट में बनाइएगा और दूसरे वाले को वुड हैव और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म की मदद से बनाएंगे। ऐसे वाक्य मिलेंगे आपको, हम बताएंगे। लेकिन फ़िलहाल पे यहाँ पर देखिए, यदि मेरे पिता मंजूरी देंगे तो मैं मुंबई जाऊंगा। ठीक है, दोनों में गागे क्या अर्थ निकल रहा है। तो ये कंडीशनल सेंटेंस है और ऐसे सेंटेंस को हम बनाते हैं फर्स्ट जो क्लास होता है इसको हम बनाते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट से, दूसरे वाले को बनाते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट से। तो बन जाएगा इफ़ माई फादर अप्रूव्स आई विल गो टू मुंबई, ऐसे कर लेंगे। क्लियर। आइए हम दूसरा देखते हैं। 5 times 5 are 25। 5 times 5 are 25, इसका मतलब 5 बार, अर्थात 5 का गुणा 5 बार हम करते हैं ना, तो कितना हो जाता है 25, 25 हो जाता है। अर्थात 5 बार 5, ये क्या है, आर 25। 25 एक जो है वो एक तरह से कह सकते हैं एक मेजरमेंट है, एक निश्चित मेजरमेंट है, एक निश्चित माप है। और जब एक निश्चित माप हो तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, क्रिया जो लगती है वो सिंगुलर नंबर की लगती है। तो आपको कुछ करना नहीं है, यहाँ पर क्या करना है, जहाँ पर आर लगा हुआ है वहाँ पर आप इजीली क्या कर लीजिए, ईज कर लीजिए, समझ गए, क्योंकि यह एक निश्चित माप है। तो बस आपको आर की जगह क्या कर लेना है, ईज कर लेना है। ये बात समझ गए होंगे आप लोग। ऐसे बहुत सारे मिलेंगे, कोई अमाउंट भी हो सकता है। जैसे मैं कह दूँ 70 मील्स इज ए लॉन्ग डिस्टेंस, 70 मील की दूरी एक लंबी दूरी है। तो 70 मील क्या है, ये एक निश्चित डिस्टेंस है, अर्थात एक मेजरमेंट है। या अगर मैं कह दूँ 20 रुपीज़ इज़ ए बिग अमाउंट या इज़ नॉट ए बिग अमाउंट, तो 20 रुपये एक रकम है। अर्थात जहाँ पर एक निश्चित माप हो, रकम हो या दूरी हो, तो उनके साथ हम क्रिया क्या करते हैं, एक वचन की लगाते हैं। तो बस आपको आर के जगह क्या लगा देना है, इज। 5 times 5 is 25, इसको आपको ऐसे कर लेना है। क्लियर। आइए हम देखते हैं तीसरा, थोड़ा जल्दी करेंगे क्योंकि बहुत बड़ी एक्सरसाइज है। द पेशेंट डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। द पेशेंट डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, इसका मतलब ये हुआ कि डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर गया। ये चीज़ें आप लोग पढ़े होंगे। टेंस तो आपको मिला होगा पास्ट परफेक्ट टेंस में, क्योंकि
पहले वाला, बाद वाला, ये सारी चीज़ें आपको मिलता है। डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर गया, या मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन छूट गई, ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। तो पास्ट परफेक्ट में हम पढ़ते हैं ऐसे सेंटेंस को, तो कैसे बनाते हैं। अगर इसमें बिफोर लगा हुआ है, अगर आफ्टर आएगा तो उसकी भी बात करूँगा, लेकिन यहाँ पर देखिए बिफोर लगा हुआ है। और बिफोर वाले में हम क्या करते हैं, जहाँ भी बिफोर लगा रहता है उसमें हम क्या करते हैं, जो कार्य पहले होता है उसका अनुवाद हम क्या करते हैं पास्ट परफेक्ट में, जैसे। और दूसरे वाले के जो काम बाद में होता है उसका अनुवाद हम करते हैं पास्ट इंडेफिनिट में। तो इसमें काम कौन सा पहले हुआ था, दी पेशेंट डाइड बिफोर द डॉक्टर कम, पहले डॉक्टर आया था कि रोगी मरा था, तो निश्चित रूप से रोगी मर गया था। तो इसका मतलब डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर गया। तो जो काम पहले होता है उसको हम करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो आपको क्या करना है, द पेशेंट हैड डाइड कर लेना है, क्योंकि पास्ट परफेक्ट की साइक्रिया क्या हो जाती है, हैड। तो आप क्या बना लेंगे, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। आपको कुछ करना नहीं था, बस आपको इजीली टेंस की पहचान करनी थी। और पास्ट परफेक्ट में हम बनाते हैं इस तरह के सेंटेंस। तो जो कार्य पहले होता है उसको हम लिखते हैं पहले और उसको बनाते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस में, जबकि जो काम बाद होता है उसको हम बिफोर के बाद लिखते हैं और इसको बनाते हैं पास्ट इंडेफिनिट में। यदि आफ्टर लगा रहता है तो जस्ट इसका हम लोग क्या करते हैं, अपोजिट कर देते हैं। समझ गए। चलिए अब हम देखते हैं चौथा, सी हैज स्लेप्ट फॉर 8 आवर्स लास्ट नाइट। यहाँ आप ध्यान से समझिए, यहाँ पर लगा हुआ है लास्ट नाइट, लास्ट लगा हो, डेट दी हो, एगो दिया हो, स्टरडे दिया हो, जहाँ ये सारी बातें आती हैं वहाँ पर हम पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग करते हैं। तो लास्ट नाइट है, इसके हिसाब से हम क्या कर लेंगे, ही हैज स्लेप्ट ना लिख करके हम लिखेंगे ही स्लेप्ट। ही स्लेप्ट क्योंकि पिछली रात की बात चल रही है, तो ये प्रेजेंट में नहीं बनेगा बल्कि किस में बनेगा, पास्ट इंडेफिनिट में। तो आप यहाँ से क्या कर लीजिए, हैज़ को हटा दीजिए। सी स्लेप्ट फॉर 8 आवर्स लास्ट नाइट, सी स्लेप्ट फॉर 8 आवर्स लास्ट नाइट, इसका मतलब हुआ कि वह पिछली रात 8 घंटे तक सोई। इसको आप ऐसे कर सकते हैं। क्लियर। चलिए हम देखते हैं पाँचवा कह रहा है ही हैज़ गॉन लखनऊ स्टडे। वापस आप लोग देखेंगे यहाँ पर स्टडे आ गया, और जब भी स्टडे आ जाता है इसको हम बनाते हैं पास्ट इंडेफिनिट में। तो क्या हो जाएगा, ही हैज़ गॉन नहीं होगा बल्कि क्या हो जाएगा, ही वेंट, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट बनता है वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाने से। तो हैज़ गॉन को हटाइए यहाँ से और यहाँ पर कर लीजिए वेंट। तो ही वेंट लखनऊ स्टडे, ही वेंट लखनऊ स्टडे, ऐसे कर लीजिए। बाकी आपको ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता है नहीं। आइए हम अगला देखते हैं। 100 रुपीज़ आर नॉट ए बिग सम दिस डे। इन दिनों 100 रुपये एक बड़ी रकम नहीं है, एक बड़ी अमाउंट नहीं है, सम दिया हुआ है। ठीक है। तो यहाँ पर एक निश्चित रकम की बात की जा रही है। मैंने भी बताया आपको कि कुछ निश्चित डिस्टेंस होती है, मेजरमेंट होती है, रकम होती है। तो उसको हम जब भी क्रिया का प्रयोग करते हैं उसके साथ सिंगुलर की वर्ब लगाते हैं। तो बस आपको करना क्या था यहाँ पे कि 100 रुपीज़ आर जो लिखा हुआ है यहाँ पर आपको क्या करना है, इज कर देना है और कुछ नहीं करना था। आर के बदले आप कर दीजिए इज़। 100 रुपीज़ इज़ नॉट बिग सम दिस डेज, इन दिनों। क्लियर। तो आपको इसको ऐसे कर लेना है। आइए हम अगला देखते हैं। नेक्स्ट, द ट्रेन स्टार्टेड बिफोर ही रीच द स्टेशन। फिर बिफोर वाला आ गया। अभी जस्ट इससे पहले हमने एक एग्जाम्पल बताया था, आप इसको भी ऐसे ही कर लीजिए। कैसे बनेगा मैं देख रहा हूँ, वापस समझा रहा हूँ। बिफोर लगा हुआ है तो जो काम पहले होगा वो होगा पास्ट परफेक्ट में। काम पहले कौन सा हुआ है, हम स्टेशन पहुँचे हैं कि पहले ट्रेन चली गई है। तो निश्चित रूप से मेरे स्टेशन पहुँचने से पहले ट्रेन स्टार्ट हो गई थी। तो ट्रेन स्टार्ट हो गई तो पहले, इसका मतलब इसको हम बनाएंगे, ट्रेन स्टार्ट वाला जो दिया हुआ है इसको हम बनाएंगे पास्ट परफेक्ट में। तो बस द ट्रेन हैड स्टार्टेड। आपको करना क्या है, पास्ट परफेक्ट में बनाने के लिए इसकी हेल्पिंग वर्ब लगाइए। द ट्रेन हैड स्टार्टेड बिफोर ही रीच्ड द स्टेशन। इसको आप ऐसे कर लेंगे। क्लियर। कोई डाउट्स? गुड, वेरी गुड। कोई डाउट्स होना भी नहीं चाहिए। बहुत इजीली हम एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर करके बता रहे हैं, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन भी नहीं करेंगे आपके साथ। आइए अब हम देखते हैं आठवां देखिए, आई हैव हर्ड द न्यूज़ एन आवर एगो। मैंने 1 घंटे पहले न्यूज़ को सुनी है। अब यहाँ आप समझिए 1 घंटे पहले की बात चल रही है। ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या लगा हुआ है, एगो लगा हुआ है। जब एगो लग जाता है तो इसको मिलाते हैं पास्ट इंडेफिनिट में। तो आपको करना क्या है, अगर यहाँ जस्ट रहता तब तो मैं पास्ट इंडेफिनिट में नहीं बनाता, फिर तो प्रेजेंट में ही बनता।
लेकिन 1 घंटा बीती हुई बात है, 1 घंटा पहले। तो आपको करना क्या है, यहाँ पे इसको पास्ट इंडेफिनिट में कर लेना है। क्या हो जाएगा, आई हर्ड द न्यूज़ एंड आवर ईगो। बस आपको ये कर लेना है और कुछ नहीं करना है। क्लियर। आइए हम नेक्स्ट देखते हैं, 9वां देख लेते हैं हम लोग। 9वां देखिए क्या कह रहा है, ही इज़ इल एवर सिंस ही लेफ्ट अस। वह बीमार है जब से उसने हमें छोड़ा। बात समझिएगा, वह बीमार है जब से उसने हमें छोड़ा। इसका मतलब वो बीमार कंटिन्यू है, कंटिन्यूटी शो हो रही है उसकी बीमारी। तो इसको हम बनाएंगे कैसे, इसको हम बनाएंगे हैज़ बीन इल से बनाएंगे। ठीक है, ही हैज़ बीन इल। इसके बाद आपको आगे क्या करना है, सिंस ही लेफ्ट अस। ठीक है, तो वापस सुनिए आप लोग, इसका क्या बनेगा, ही हैज़ बीन इल। अगर आप चाहो तो एवर भी लिख सकते हो। सिंस ही लेफ्ट अस मतलब जब से उसने हमें छोड़ा है तब से वो क्या है, बीमार है। तो ही हैज़ बीन इल एवर सिंस ही लेफ्ट अस, ऐसे इसको आप लोग कर लेंगे। क्लियर। चलिए अब हम 10वां देखिए, मेनी ए मैन हैव डन सो। बहुत सारे लोगों ने ऐसा किया है। तो यहाँ पर मेनी ए लग गया। अगर मेनी ए नहीं रहता तो फिर तो सही हो जाता, अगर मेनी मैन रहता तो, लेकिन ए लग गया। तो आपको करना क्या, मेनी ए के साथ हम क्या करते हैं, सिंगुलर की नाउन और क्रिया दोनों लिखते हैं। तो मैन तो सिंगुलर में है, लेकिन हैव जो लगा हुआ इसको हमें क्या करना है, हैज़ कर लेना है। तो बस आपको करना क्या था, यहाँ पर जो हैज़ लिखा हुआ है इसके बदले आपको लिखना है हैज़। मेनी ए मैन हैज़ डन सो, इसको आप ऐसे कर लेंगे, मेनी ए मैन हैज़ डन सो। क्लियर। आइए हम ग्रामर देखते हैं। द पुअर इज़ मिजरेबल, गरीब दयनीय होते हैं। अब यहाँ एक गरीब की बात नहीं चल रही है, होते हैं मतलब सभी गरीबों की बात चल रही है। तो बस पुअर में हम क्या करना है, द पुअर लगा हुआ है, वैसे भी यहाँ द लगा हुआ है तो बहुवचन का बोध हो रहा है। तो यहाँ हम इज नहीं लगा कर क्या कर लेते हैं, आर कर लेते हैं बस। तो यहाँ हो जाएगा द पुअर आर मिजरेबल, गरीब दयनीय होते हैं। समझ गए, उनकी दशा जो होती है मतलब उसकी कंडीशन बहुत अच्छी नहीं होती है। तो यहाँ पर हम इसके बदले क्या कर लेंगे, आर, अरे इसके बदले हमने आर कर दिया और कुछ नहीं करना था। द पुअर आर मिजरेबल। ठीक। आइए 12वां देख लेते हैं हम लोग। 12वां क्या कर रहा है, सोहन एज वेल एज हिज पेरेंट्स वेयर देयर। सोहन और उसका भाई, उसके पिता भी वहाँ थे। तो जहाँ पर एज वेल एज से लगा हुआ दो सब्जेक्ट जुड़ा हुआ है, तो जो क्रिया लगती है पहले वाले कर्ता के अनुसार होगी। तो सोहन पहला करता है तो क्रिया भी होगी सोहन के हिसाब से। तो यहाँ जो वेयर हमने लिखा हुआ है, यहाँ देखिए वेयर, ये हो जाएगा सोहन के हिसाब से वाज। ठीक है, यहाँ हिज पेरेंट्स के हिसाब से क्रिया नहीं होगी क्योंकि एज वेल एज से जुड़े हुए हैं, तो सोहन के अनुसार होगी। क्लियर। तो पहले कर्ता के अनुसार से क्या हो जाएगी, वाज। आइए हम देखते हैं 13वां। चलिए हम देखते हैं 13वां। ही आर आई इज़ गिल्टी। यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है कि दो प्रोनाउन हैं, जैसा कि रूल्स है 2 3 1। तो 2 है नहीं इसमें, 3 थर्ड पर्सन है और फर्स्ट पर्सन है, तो ये सही क्रम में है। अर्थात ही आर आई, और ये आर से जुड़े हुए हैं, अर्थात आइदर आर नाइदर नार, ये जुड़े होंगे अगर इससे। तो जो क्रिया होती है वो दूसरे अंत वाले, क्रिया अंत वाले सब्जेक्ट के अनुसार होती है, अर्थात अंत वाले प्रोनाउन के हिसाब से होगी। तो जो हमारा अंत वाला प्रोनाउन है वो आई है। तो यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, इच की जगह क्या कर लेते हैं, हम एम कर लेते हैं। ठीक है, 2 या 2 से अधिक प्रोनाउन जैसे एक साथ आ गए, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन के जो प्रोनाउन है यदि एक साथ आ गए तो इनको हम कैसे अरेंज करते हैं, 2 3 1 से। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, सेकंड पर्सन, फिर हम लिखते हैं थर्ड पर्सन, फिर हम लिखते हैं फर्स्ट पर्सन। यहाँ ऑलरेडी अरेंज है थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन, अर्थात 2 प्रोनाउन हैं ही आर आई, थर्ड पर्सन के और फर्स्ट पर्सन के। तो जो क्रिया होती है अंत वाले प्रोनाउन के हिसाब से होती है। तो अंत वाला प्रोनाउन यहाँ पर ही है, सॉरी आई है, तो क्रिया आई के हिसाब से क्या हो जाएगी, एम। तो ही आर आई एम गिल्टी। क्लियर। 14वां देखिए, एवरी बुक एंड एवरी पेन वेर लॉस्ट। हर पुस्तक हर पेन खो गई। तो यहाँ पर आपने पढ़ा होगा कि एवरी या ईच लगा हुआ है तो क्रिया एक वचन की होती है। तो बस आपको करना क्या है, यहाँ पर जो वेयर लगा हुआ है इसको हम क्या कर देंगे, वाज लॉस्ट। ठीक है, इसको आपको वाच कर लेना है। फिर देखिए, द हॉर्स एंड कैरिज
और वेटिंग। यहाँ पर द हॉर्स लगा हुआ है लेकिन कैरेज के पहले द नहीं लगा हुआ है। इसका मतलब जब एक बार आर्टिकल का प्रयोग हुआ है और दूसरे के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं हुआ है तो यहाँ ये पता चल रहा है कि एक ही व्यक्ति या एक ही वस्तु होता है। तो जब एक ही वस्तु की बात की जा रही है हॉर्स एंड कैरेज, अर्थात जैसे हम लोग कहते हैं बुल एंड कार्ट, तो वहाँ भी हॉर्स एंड कैरेज एक ही की बात की जा रही है। यहाँ दो अलग अलग नहीं है, मतलब हॉर्स अलग है और कैरेज अलग, ऐसा नहीं है, दोनों एक ही है। क्योंकि द एक के पहले लगा हुआ, हॉर्स के पहले, कैरेज के पहले नहीं लगा हुआ है। तो फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्रिया भी हमारी एक वचन की हो जाती है, अर्थात जो आर लगा हुआ है इसको आप चेंज कर लीजिए और कर लीजिए आर के बदले इज़। क्लियर। आइए हम सुरमा देते हैं, आइदर राम और सोहन। यहाँ पे आप देखेंगे दो प्रोनाउन है, सॉरी यहाँ दो नाउन है, राम और सोहन। तो जब दो नाउन, इनके जो नंबर है सेम है, अर्थात एक वचन के दोनों हैं, तो फिर क्रिया जो लगती है वो, अगर दो एक वचन के नाउन्स आर, नार, आइदर आर, नाइदर नार इत्यादि से जुड़े हैं तो क्रिया भी एक वचन की होती है। तो बस आपको हैव की जगह क्या कर लेना है, हैज कर लेना है और ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि दोनों एक वचन के हैं और आर से जुड़े हुए हैं तो क्रिया भी एक वचन की होगी। यदि यहीं पर अगर रहता कि अगर जो नाउन्स है अगर कोई सिंगुलर का होता, कोई प्लूरल का होता, तो फिर यहाँ पर प्लूरल को हम बाद में लिखते हैं और उसके हिसाब से क्रिया हो जाती। ठीक है, तो प्लूरल की क्रिया हो जाती, लेकिन यहाँ तो दोनों सिंगुलर है इसलिए क्रिया भी सिंगुलर की होगी। तो आपको क्या कर लेना है, यहाँ पर हैव के बदले कुछ नहीं करना, हैज़ कर लेना है। क्लियर, ये कर लेना है, बाकी सारी चीज़ अब कर लेंगे ऐसे। चलिए आगे देखते हैं। चलिए, तो ये बात क्लियर हो चुकी होगी, आइदर राम और सोहन हैज स्टोलन योर बुक। आइए हम 17वां देखते हैं। अच्छा, एक बात और भी आपको ध्यान देना है, मान लीजिए अगर भिन्न भिन्न पर्सन हो, जैसे फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन हो, और ये क्या हो, आर या नार से जुड़े हो, अगर इस तरह की बात आपके सामने आएगी तो आप पहले उनको क्या करेंगे, 231 के क्रम में करेंगे और क्रम करने के बाद तब इसको हम लिखते हैं और क्रिया फिर उसके हिसाब से जो लास्ट वाला सब्जेक्ट होता है उसके हिसाब से होती है। समझ गए। तो चलिए, अभी फ़िलहाल में यहाँ पर आपने देखा कि दोनों सिंगुलर है, आइदर आर से जुड़े हुए हैं सब या आर से जुड़े हुए हैं, तो क्रिया एक वचन की हो रही है। आइए आगे देखते हैं हम लोग। जब भी दो ऐसे कोई भी सब्जेक्ट सिंगुलर के दोनों होंगे तो क्रिया एक वचन की होगी। यदि दो सिंगुलर सब्जेक्ट अर्थात एक सिंगुलर एक प्लूरल सब्जेक्ट जुड़े हों तो प्लूरल वाले को हम क्या करते हैं, क्रिया के बाद लिखते हैं और क्रिया भी बाद वाले सब्जेक्ट के हिसाब से होती है। लेकिन यहाँ तो दोनों सिंगुलर, इसलिए हमने क्या कर दिया, यहाँ पर हैज करके पूरा कर दिया। क्लियर। आइए हम देखते हैं लास्ट, द स्कूल वाज क्लोज्ड 17वां सिंस स्टरडे। अब स्टरडे दिया हुआ है, इसका मतलब कल से स्कूल बंद है। तो जो स्कूल बंद होने वाला काम है वो क्या पूरा हो चुका है कि अभी भी स्कूल बंद है? तो स्कूल अभी भी बंद है, अर्थात ये भी कंटिन्यूटी शो हो रही है। जब कंटिन्यूटी शो हो रही हो तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, हैज़ बीन का प्रयोग करते हैं। द स्कूल हैज़ बीन क्लोज्ड, द स्कूल हैज़ बीन क्लोज्ड सिंस स्टरडे। ठीक है, अगर ये लगता है कि नहीं ये काम हो चुका है, लेकिन ऐसा है नहीं, स्कूल तो बंद वाला काम अभी भी कंटिन्यू है, तो यहाँ पर कंटिन्यूटी सॉरी, इसलिए यहाँ पर हम पास्ट इंडिफिनिट का प्रयोग यहाँ पर नहीं करेंगे, बल्कि हम क्या करेंगे, हैज़ बीन क्लोज्ड लिखेंगे। द स्कूल हैज़ बीन क्लोज्ड सिंस स्टरडे, इसको आप ऐसे करेंगे। क्लियर। आइए हम आगे देखते हैं 18वां नेक्स्ट। काफ़ी बड़ी एक्सरसाइज है, कोई बात नहीं, आप लोग धैर्य बनाए रखिए, बहुत जल्दी हम कराने का प्रयास कर रहे हैं। द मैनेजर एंड सेक्रेटरी आर इन द ऑफिस। अब यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, द मैनेजर एंड सेक्रेटरी। आप ध्यान दीजिए, द दोनों को पहले लगा हुआ है, मैनेजर के पहले द लगा हुआ है, लेकिन सेक्रेटरी के पहले द नहीं लगा हुआ है। तो आर्टिकल्स का रूल है, यदि केवल आर्टिकल एक कर्ता के पहले लगा हुआ है तो दूसरे के पहले नहीं लगा हुआ है, मान लीजिए यहाँ पे, तो यहाँ पर सिंगुलर का करता है, एक मतलब दोनों एक व्यक्ति कोई बोध करा रहा है, अर्थात व्यक्ति एक है यहाँ पे। अगर दोनों के आगे द लग जाता तो फिर वो बहुवचन हो जाता, दो अलग अलग व्यक्ति हो जाते, लेकिन यहाँ एक पहले द लगा, इसका मतलब यहाँ पर हम आर के बदले क्या कर लेंगे, इज कर लेंगे। क्लियर। द मैनेजर एंड द सेक्रेटरी इज़ इन द ऑफिस। तो आपको करना क्या था, यहाँ पे आर की जगह क्या कर लेना है, इज कर लेना है। द मैनेजर एंड द सेक्रेटरी इज़ इन द ऑफिस, क्योंकि यहाँ पर व्यक्ति एक ही है, अर्थात जो मैनेजर है वही सेक्रेटरी है। समझ गए। अगर दो जगह द रहता, द मैनेजर एंड द सेक्रेटरी, तो यहाँ दो व्यक्ति हो जाते, मैनेजर अलग हो जाता है, सेक्रेटरी अलग हो जाता है। लेकिन यहाँ तो एक ही वर्ड आया हुआ है, अर्थात यहाँ पर एक ही व्यक्ति है जो मैनेजर भी है और
सेक्रेटरी भी है। तो यहाँ पर एक व्यक्ति है, तो यहाँ पर हम आर नहीं लगाएंगे बल्कि क्या लगाएंगे, इज। ही हैज़ कम हियर इन द मॉर्निंग, वह सुबह में यहाँ आया है। अब देखिए इसको क्या करना है, समझने का प्रयास करिएगा। सुबह में आया है, यहाँ बात चल रही है, तो सुबह बीत चुकी है, तो इसको बनाएंगे पास्ट इंडेफिनिट में। वह यहाँ सुबह में आया, तो हम क्या करेंगे बनाते समय, जो ही हैज़ कम लिखा हुआ है इसको हम क्या कर देंगे, ही केम। हैज़ कम को हटाइए और कर दीजिए ही केम हियर इन द मॉर्निंग, वह सुबह में यहाँ आया। ठीक है, ऐसे कर लेंगे। चलिए, क्योंकि ये जो मॉर्निंग शब्द दिखा रहा है वो दिखा रहा है कि नहीं ये बात पास्ट की है, लेकिन बहुत पुरानी पास्ट की नहीं है कि मैं यहाँ परफेक्ट का प्रयोग कर सकूँ, इसलिए पास्ट इंडेफिनिट में इसको हम बनाते हैं। आइए 20वां हम देखते हैं। चलिए 20वां देखिए, इट इज़ ही हु डन इट। इट इज़ ही, वह या वह है जिसने इसे किया। तो हु के बाद डन का तो कोई औचित्य नहीं है, या तो फिर हु हैज़ डन रहता तो भी सही हो जाता है। इट इज़ ही हु हैज़ डन इट, या वह है जिसने इसे किया है तो भी सही हो जाता। या फिर आप अगर परफेक्ट में नहीं करना चाहो तो आप इसे डिड कर दो, हु डिड इट, ये भी हो जाएगा। तो इजीली क्या है कि हु डड, जो डन लिखा हुआ है इसके बदले आपको कर दीजिए डिड, सेकेंड फॉर्म। इट इज़ ही हु डिड इट, हु डिड इट, यहाँ पर डिड जो है वो हेल्पिंग वर्ब नहीं है बल्कि वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। या अगर आप चाहो तो ऐसे भी बना सकते हो, इट इज़ ही हु हैज़ डन इट, फिर आपको हैज़ लगाना पड़ेगा, तो ऐसे भी कर सकते हैं। क्लियर। चलिए आगे हम देखते हैं, फ्रॉम वेयर यू आर कमिंग। तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्योंकि प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ, आप देख सकते हैं जब प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है तो निश्चित रूप से हम वेयर लिखते हैं, तो इसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं। ठीक है, तो फ्रॉम वेयर, वेयर के बाद हेल्पिंग वर्ब हम लिखेंगे आर। तो फ्रॉम वेयर आर यू कमिंग, फ्रॉम वेयर आर यू कमिंग और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। या मैं इसका दूसरा तरीका बताना चाहूँ तो फ्रॉम को हम बाद में भी लिख सकते हैं, वेयर आर यू कमिंग, फिर हम फ्रॉम लिख करके फिर लगा देंगे प्रश्नवाचक चिन्ह, तो ये भी हो जाएगा कि वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम, या फ्रॉम वेयर आर यू कमिंग। तो दोनों तरीके से आप बना सकते हैं इसको। क्लियर। अब हम देखते हैं नेक्स्ट 22वां, द बुक ऑन द टेबल इज़ माइन। जो बुक्स है, किताबें हैं टेबल पे, यहाँ जो सब्जेक्ट है टेबल नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, टेबल तो यहाँ है नहीं, बल्कि क्या है यहाँ पर सब्जेक्ट द बुक्स है, तो क्रिया इसके हिसाब से होगी। तो यहाँ पर जो इज लगा हुआ है इसको हम क्या कर देंगे, आर। जो किताबें टेबल पे वो मेरी है, तो निश्चित रूप से बुक्स दिया हुआ किताबें, तो यहाँ पर इज नहीं होगा बल्कि क्या हो जाएगा, आर। क्लियर, इसमें कोई डाउट्स तो नहीं आप लोगों को? गुड, वेरी गुड। चलिए अब इसको हम बनाएंगे आगे हम नेक्स्ट देखते हैं, नाइदर द टीचर नॉर द स्टूडेंट्स हैज कम। न तो टीचर न तो विद्यार्थी आए हैं। तो जब दो अलग अलग नंबर के सब्जेक्ट, अर्थात एक सिंगुलर है एक क्या है, प्लूरल है, नाइदर आर नॉर से जुटे हो, नाइदर नार नॉर या और से जुटे हो, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर आप देख लीजिए नॉर से जुटा हुआ है द टीचर, और क्या है दी स्टूडेंट्स, किससे जुड़े हुए हैं सब, नॉर से। तो हम करते क्या है, इनको जो बहुवचन का कर्ता होता है, अर्थात यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, वो बाद में लिखा जाएगा, सिंगुलर वाला पहले लिखा जाएगा और प्लूरल वाला बाद में लिखा जाएगा, और बाद वाले के अनुसार अर्थात प्लूरल के अनुसार हमारी क्या होगी, क्रिया होगी। तो बस स्टूडेंट्स के हिसाब से क्रिया यहाँ पर हैज नहीं होगी बल्कि क्या हो जाएगी, हैव। तो क्या बन जाएगा, नाइदर द टीचर नॉर द स्टूडेंट्स हैव कम। क्लियर, ये ध्यान देना हमेशा, जब दो अलग अलग, एक सिंगुलर होगा एक प्लूरल होगा और नॉर से जुड़े होंगे, तो प्लूरल को हम बाद में लिखते हैं और क्रिया इसी के हिसाब से होगी। लेकिन अगर दोनों सिंगुलर से जुड़ते तो क्रिया एक वचन की होती, लेकिन यहाँ दोनों अलग अलग हैं, इसलिए यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, हैव कर लेंगे। 24वां देखते हैं हम लोग, 24, इफ़ यू विल कम आई शैल हेल्प यू। यदि तुम मेरे पास आओगे तो आप यहाँ पर देखेंगे इफ़ यू विल कम आई शैल हेल्प यू, यदि तुम आओगे मैं तुम्हारी मदद करूँगा। इसका मतलब ये कंडीशनल सेंटेंस है और दोनों में गा ये लगा हुआ है। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, पहले वाले क्लास को हम बनाते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में और दूसरे वाले को बनाते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट में। तो बस इफ़ यू कम का कम ही रहने दीजिए, विल को यहाँ से हटा दीजिए। तो इफ़ यू कम, यदि तुम
आओगे। आई शैल हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। यहाँ पर बीच में एक कामा लगा देंगे आप लोग, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कामा का प्रयोग करते हैं। तो इफ़ यू कम, कामा लगाइए, आई शैल हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। क्लियर। अब हम देखते हैं 27। वेन यू आर गोइंग टू लीव स्कूल, वेन यू आर गोइंग टू लीव स्कूल, तुम स्कूल कब छोड़ने जा रहे हो। तो वेन के बाद देखिए यहाँ पे यू लगा हुआ है, जबकि लास्ट में आप देखेंगे इंट्रोगेटिव चिन्ह का निशान लगा हुआ है, अर्थात इसका मतलब ये है कि ये प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है। तो वेन यू नहीं होगा, बल्कि वेन आर यू गोइंग टू लीव स्कूल। क्लियर। वेन आर यू गोइंग टू लीव स्कूल। तो बस आपने देखा कि यहाँ पर क्या करना था, ईजिली आपको बस इस सेंटेंस को सही कर देना था। जो ग्रामर का जो रूल्स है उसके हिसाब से आपको आर कहाँ लगा देना है, कर्ता के पहले। तो वेन आर यू गोइंग टू लीव स्कूल, बस। अब हम देखते हैं 28। विल यू गो टू आगरा स्टडे, स्टडे लग गया, तो स्टडे जब लग गया तो ये पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा। तो बस क्योंकि बीती हुई बात है तो फ्यूचर में तो होगा नहीं, तो यहाँ पर हम विल के जगह क्या कर देंगे, ध्यान से समझिए, डिड कर देंगे। डिड यू गो टू आगरा स्टडे, अगर प्रश्नवाचक है तो प्रश्नवाचक में ही बनाएंगे, लेकिन डिड कर देंगे। डिड यू गो टू आगरा, समझ गए, डिड यू गो टू आगरा। चलिए आगे हम देखते हैं 29। ही हैज कम हियर स्टडे, यहाँ भी स्टडे लगा हुआ है, ये भी बनेगा पास्ट इंडेफिनिट में। तो क्या करना है, ही केम हियर स्टडे, हैज कम की जगह हम क्या कर देंगे, ही केम हियर स्टडे। इसको आप ऐसे कर लेंगे, क्योंकि ये भी लगा हुआ स्टडे तो पास्ट इंडेफिनिट में है। अब हम देखते हैं 30वां हम देखते हैं क्या बनेगा। आइए 30वां कह रहा है, काइंडली टेल मी वेयर कैन आई मीट हिम, कृपया मुझे बताइए कि मैं उसे कहाँ मिल सकता। चलिए देखिए इसको हम करना क्या है, एकदम बिल्कुल इजीली समझने का आप प्रयास करिएगा। यहाँ लिखा हुआ है साफ साफ कि काइंडली टेल मी वेयर कैन आई मीट हिम, कृपया मुझे बताइए कि वह या मैं उससे कहाँ मिल सकता हूँ। तो जब आपको बीच में लगे, जो WH वर्ड है वेयर, तो ये वाक्य आपका इंट्रोगेटिव नहीं होगा, यह एक कंजक्शन का काम कर रहा है, ठीक है। और जब आप कंजक्शन लगाते हैं तो कंजक्शन के बाद हम तुरंत लिखते हैं सब्जेक्ट। तो काइंडली टेल मी वेयर आई कैन मीट हिम, समझ गए। और ये जो प्रश्नवाचक चिन्ह है ना, इसको आप हटा दीजिए। काइंडली टेल मी वेयर आई कैन मीट हिम, वेयर के बाद आपको सब्जेक्ट लगाना है, इसके बाद कैन लिखना है, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव है नहीं, इसलिए यहाँ पर हम जो क्वेश्चन मार्क लिखे हुए हैं, क्वेश्चन मार्क, इसको हटा देंगे और कर देंगे फुल स्टॉप, समझ गए। अब हम देखते हैं नेक्स्ट 31। वी हैव रिटन द लेटर लास्ट इवनिंग, यहाँ लास्ट शब्द लग गया। मेरे प्यारे बच्चों, मैंने बताया था कि लास्ट जहाँ आ गया ये पास्ट इंडेफिनिट में चला जाता है। तो बस वी हैव रिटन नहीं होगा, बल्कि आ जाएगा वी रोट द लेटर लास्ट इवनिंग, वी रोट द लेटर लास्ट इवनिंग, ठीक है। इसको आप ऐसे कर लेंगे। अब हम देखते हैं 32। आई आस्क्ड हिम वेयर डिड ही लिव, मैंने उससे पूछा वेयर डिड ही, यहाँ भी देखिए वेयर बीच में है, तो क्या ये इंट्रोगेटिव है, नहीं। जब तक पहला वाला अर्थात शुरू में इंट्रोगेटिव अगर नहीं है तो वो सेंटेंस इंट्रोगेटिव नहीं होगा, यहाँ पर एक कंजक्शन है। तो देखिए आई आस्क्ड हिम वेयर, वेयर के बाद हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा ही, तो वेयर ही, और इसके बाद हम कर देंगे लिव का लिव्ड। तो आई आस्क्ड हिम वेयर ही लिव्ड और फुल स्टॉप लगा देंगे, ये इंट्रोगेटिव नहीं होगा, क्योंकि ये बीच में, यदि ये शुरू रहता वेयर, शुरू में रहता वेयर, तो फिर हम इसको इंट्रोगेटिव मानते हैं। यहाँ पर बीच में है तो ये इंट्रोगेटिव नहीं होगा, और जब इंट्रोगेटिव नहीं होगा तो सहायक क्रिया भी हटा देंगे और प्रश्नवाचक चिन्ह भी हटा देंगे, तो हो जाएगा वेयर। वेयर के बाद आपको सब्जेक्ट लिखना ही, और इसके बाद वर्ब का सेकेंड फॉर्म लिव्ड, वेयर ही लिव्ड। क्लियर। अब हम देखते हैं 33वां 33 देखते हैं। द कंडीशन ऑफ पीपुल लिविंग इन द विलेज आर वेरी पुअर, द कंडीशन ऑफ द पीपुल लिविंग इन द विलेज, गाँव में रहने वाले लोगों की दशा बहुत क्या है, पुअर है, बहुत मतलब एक तरह समझ लीजिए कि बेकार स्थिति है। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए समझने का आप लोग प्रयास करिएगा। यहाँ पर सब्जेक्ट है क्या, पहले ये समझिए। देखिए द कंडीशन ऑफ द पीपुल लिविंग इन द विलेज, यहाँ पर जो एक सब्जेक्ट है वो द कंडीशन है, क्योंकि आप पीपुल लिविंग इन द विलेज, ये आपका क्या है, गांव में रहने वाले लोगों के लिए आया हुआ है। तो कंडीशन के हिसाब से हमारी क्रिया होगी ना, तो कंडीशन के हिसाब से क्रिया हमारी क्या हो जाएगी, आर न होगी बल्कि क्या हो जाएगी, इज़, क्योंकि यहाँ पर कंडीशन है। कंडीशन से अगर नहीं रहता तो फिर हम कर लेते यार, लेकिन कंडीशन है तो इज, दी कंडीशन
ऑफ द पीपल लिविंग इन द विलेज इज़ वेरी पुअर। क्लियर? तो इसको आप ऐसे कर लीजिएगा। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट 34। बड़ी एक्सरसाइज है, समय लग रहा है लेकिन जल्दी ख़त्म करने वाले हैं। चलिए 34 देखते हैं हम लोग। द परसेंटेज ऑफ फेल्योर्स एट द इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन दिस ईयर आर स्मॉल। मतलब इस साल फेल होने का जो प्रतिशत है इंटरमीडिएट लेवल पे वो क्या है, कम है, स्मॉल है। तो यहाँ परसेंटेज लिखा हुआ है और परसेंटेज, फिर मैंने जस्ट इसके ऊपर वाला जो सेंटेंस था कि यहाँ जो सब्जेक्ट है वो दी परसेंटेज है, न कि आप फेल्योर एट द इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन, ये नहीं है। ठीक है? या ऐसे सेंटेंस में हम पूरे सेंटेंस को ट्रीट करते हैं एज ए सब्जेक्ट। तो द परसेंटेज ऑफ फेल्योर एट द इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन दिस ईयर, ये पूरा हमारा एक सब्जेक्ट है। ठीक है? लेकिन जो क्रिया लिखी जाएगी इस परसेंटेज के हिसाब से लिखी जाएगी। समझ गए? तो क्या होगा, यहाँ पर जो आर लिखा हुआ ये हो जाएगा इज़। परसेंटेज बहुत कम है। ठीक है? इसको आप ऐसे कर लेंगे। अब हम देखते हैं नेक्स्ट 35। राम टोल्ड सीता दैट सी इज़ एन इंटेलिजेंट गर्ल। राम ने सीता से कहा कि वह एक बुद्धिमान लड़की है। तो ये नरेशन का रूल्स कहता है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो जो रिपोर्टेड स्पीच होती है वो भी क्या हो जाती है, पास्ट टेंस में हो जाती है। तो यहाँ जो दैट के बाद सी इज लगा हुआ है तो इसे हम क्या कर लेंगे, आप लोग थोड़ा गेस करिए, अभी मैं बता रहा हूँ क्या हो जाना चाहिए। अगर ये रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच भी पास्ट में होगी, तो जिस टेंस में रहेगा प्रेजेंट उसी टेंस का पास्ट हो जाता है। तो यहाँ पर हम इज का क्या कर लेंगे, वाज कर लेंगे। क्लियर? सीधी सी बात, हम यहाँ इज का क्या कर लेंगे, वाज। राम टोल्ड सीता दैट सी वॉज एन इंटेलिजेंट गर्ल। क्लियर? क्योंकि ये नरेशन का रूल है, आप जानते भी हैं इसके बारे में। तो आपको इज की जगह क्या कर लेना है, वाज कर लेना है। क्लियर? आई एम 36 देख लेते हैं। ही केम बिफोर आई रिच्ड, वह आया। ही केम बिफोर आई, मतलब मेरे पहुंचने से पहले वो आया। तो बस वही कहानी है, पास्ट इंड परफेक्ट वाली है कि पहले को हम बनाएंगे पास्ट परफेक्ट में और दूसरे को बनाएंगे पास्ट इंडेफिनिट में। तो ही हैड कम हो जाएगा, ही हैड कम। इसको आप कर लीजिए, इस वाले सेंटेंस को ही हैड कम कर लीजिए, बिफोर आई रिच्ड ऐसा ही है। तो बस ही हैड कम, इसको आपको ऐसे कर लेना था। क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं हो रही आप लोगों को? चलिए, तो ही हैड कम करेंगे आप लोग, ही हैड कम बिफोर आई रिच्ड। 37 हम लोग देखते हैं आगे। 37, आई डू नॉट नो हु आर यू, मैं नहीं जानता हूँ कि तुम कौन हो। मैं नहीं जानता हूँ कि तुम कौन हो। आई डू नॉट नो हु आर यू, तो यहाँ पर हु बीच में लगा हुआ है। अभी जस्ट आपको मैंने बताया, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है आई डू नॉट नो हु आर यू। यहाँ पर हु जो लगा हुआ है यह काम कर रहा है कंजक्शन का, जोड़ने का काम कर रहा है ना। यहाँ पर एक इंट्रोगेटिव वाक्य नहीं होना चाहिए क्योंकि इसी को करेक्ट करना है। तो हु के बाद हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट लिखते हैं। तो आई डू नॉट नो हु यू आर, हु यू आर ये हो जाएगा। और जब हु यू आर लिखेंगे तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम फुल स्टॉप लगा देंगे, न कि प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह को क्या करेंगे, हम हटा देंगे। तो आई डू नॉट नो हु यू आर, मैं नहीं जानता कि तुम कौन हो। क्लियर? तो यहाँ पर ये प्रश्नवाचक चिन्ह हट जाएगा। आइए हम 38 देख लेते हैं। 2 and 2 makes 4, 2 और 2 मिलके 4 होते हैं। तो 2 और 2 ये बहुवचन है, तो यहाँ मेक्स नहीं होगा, क्या हो जाएगा, मेक। समझ गए? यहाँ मेक्स को हटाइए, इसको मेक कर दीजिए, अर्थात 2 and 2 make 4 ऐसे कर लीजिएगा। आइए हम देखते हैं 39। मेनी बॉयज़, मेरे प्यारे बच्चों देखो मेनी बॉयज़ लगा हुआ है, आप समझ सकते हैं मेनी बॉयज़ लगा हुआ है। तो मैंने बोला था कि मेनी एक साथ हम क्या करते हैं, सिंगुलर लिखते हैं। तो सिंगुलर का नाउन होगा, अर्थात जो बॉयज़ लिखा हुआ है क्या हो जाएगा, जो भी प्रोनाउन है, मतलब नाउन या प्रोनाउन। तो जो बॉयज़ लिखा हुआ है इसको हम क्या कर लेंगे, यस यहाँ से हटा देंगे, तो सिंगुलर का नाउन हो जाएगा। तो मेनी ए बॉय, फिर उसी के हिसाब से क्रिया कर लीजिए। तो हैव की जगह क्या हो जाएगा, हैज़। तो मेनी ए बॉय हैव रन अवे फ्रॉम द क्लास, इसको आप ऐसे कर लेंगे। ठीक? आइए हम देखते हैं 40। द स्कूल विल रिमेन क्लोज फॉर ए वीक, स्कूल एक सप्ताह के लिए बंद रहेगा। अब यहाँ ध्यान दीजिए आप लोग थोड़ा सा, द स्कूल विल रिमेन क्लोज, आपकी जो मेन वर्ब है वो रिमेन है यहाँ पे, क्योंकि ये सहायक क्रिया के बाद लगी हुई है। लेकिन इसके बाद एक वर्ब और लिखिए क्लोज, माने बंद होना। तो दो वर्ब एक साथ लिखी नहीं जाती, इसलिए जो दूसरी वाले वर्ब है इसको हम प्रयोग करते हैं पार्टिसिपल की तरह, और इसको हम लिख देते हैं क्लोज्ड। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, क्लोज्ड। ठीक है?
अर्थात यहाँ पर पास्ट पार्टिसिपल का हम प्रयोग कर लेंगे। द स्कूल विल रिमेन क्लोज्ड फॉर ए वीक, एक सप्ताह के लिए स्कूल बंद रहेगा। चलिए हम देखते हैं 41। नाइदर यू नार ही आर टू ब्लेम, ना तो वह ना तो तुम ना तो वह दोषी है एक तरह से। तो आर टू ब्लेम का मतलब ये हुआ कि आप ध्यान दीजिए यहाँ पे कि नाइदर नार से जुड़ा हुआ है, दो प्रोनाउन है, यू है और ही है। तो इसका एक रूल्स होता है 231 231। तो यहाँ फर्स्ट पर्सन नहीं है बल्कि दो प्रोनाउन है। कौन कौन से प्रोनाउन है? यू है और ही है। अर्थात यू जो है वो क्या है आपका, जो रूल्स कहता है 231, अर्थात सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, इसके बाद फर्स्ट पर्सन। तो टू जो है वो सेकेंड पर्सन है। यहाँ आप देख सकते हैं ही क्या है, थर्ड पर्सन है। तो ये अपने क्रम पे सही है। अब क्रम के साथ साथ ध्यान देना है कि अगर वो जुड़े हुए हैं नाइदर नार से, तो जो क्रिया लगती है अंत वाले सब्जेक्ट के अनुसार से लगेगी, अर्थात जो अंत वाला प्रोनाउन होगा। यदि अगर यहाँ पर नाउन होता तो फिर यहाँ रूल चेंज हो जाता है, क्योंकि नाउन में हम क्या करते हैं कि अगर नाउन जुड़े हुए हैं, दो डिफरेंट से नाउन, एक वचन का हो दूसरा बहुवचन का हो, तो बहुवचन वाले को हम बाद में लिखते हैं, ठीक है, और उसके हिसाब से हमारी क्रिया होती थी। लेकिन यहाँ पर्सन की बात चल रही है, और पर्सन में क्या होता है कि जो पर्सन सबसे लास्ट में रहता है, अर्थात जो रूल्स के हिसाब से 231 के हिसाब से, तो अंतिम वाले पर्सन के हिसाब से हमारी क्रिया लिखी जाती है। इसका मतलब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, क्रिया ही के हिसाब से। तो आर की जगह क्या हो जाएगा, इज। आर की जगह क्या हो जाएगा, इज। क्लियर? चलिए हम नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग फटाफट। द शो एंडेड बिफोर आई रीच द सिनेमा हॉल, मतलब मेरे सिनेमा हॉल पहुंचने से पहले शो ख़त्म हो गया था। तो बस बिफोर है तो आपको क्या करना है, पहले वाले क्लास को पास्ट परफेक्ट में कर लेना है। द शो हैड एंडेड, द शो हैड एंडेड, बाकी सारी चीज़ें सेम है, उतार लीजिए। इसके बाद देखिए हम अगला देखते हैं। नेक्स्ट, ईच ऑफ माई ब्रदर हैव मेड ए गुड स्टार्ट इन लाइफ, मेरे प्रत्येक भाई ने अपने जीवन में अच्छा शुरू किया है, गुड स्टार्ट। तो ईच लगा हुआ, तो आपको पता होना चाहिए जब ईच का प्रयोग हो गया तो यहाँ पर क्रिया जो होगी वो एक वचन की होगी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से जो हैव लिखा हुआ है इसको हम कर देंगे हैज, ठीक है, क्योंकि यहाँ ईच प्रत्येक के लिए सेपरेटली बात की जा रही है, इसलिए हम यहाँ पर क्या कर लेंगे, हैव की जगह क्या कर लेंगे, हैज। तो ईच ऑफ माई ब्रदर हैज़ मेड ए गुड स्टार्ट इन लाइफ, गुड स्टार्ट इन लाइफ ऐसे कर लेंगे। 44 हम देख लेते हैं। आई हैव रिटेन द लेटर लास्ट इवनिंग, यहाँ लास्ट इवनिंग लग गया तो बस आपको पास्ट इंडिफिनिट में कर लेना है। तो आई रोट द लेटर लास्ट इवनिंग, इसको आप ऐसे कर लेंगे, आई रोट द लेटर लास्ट इवनिंग। 45 देख लीजिए। आई आस्क्ड हिम हाउ डिड ही कम, तो मैंने बोला कि जब बीच में आ गया तो ये इंट्रोगेटिव नहीं होगा, तो बस इसको हम साधारण बनाएंगे। तो क्या हो जाएगा, हाउ के बाद हम क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट ही। तो हाउ ही केम देयर, ठीक है। लेकिन एक बात आपको और ध्यान देनी है, ठीक है, चलिए ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी ये दिया हुआ है किस वाले सेंटेंस में, पास्ट में, तो मुझे कोई इसमें वो नहीं करना है, आपको बस इसको सही करना है। तो डिड को हटाइए, हाउ ही केम देयर, बस ऐसे कर लेना है। क्लियर? चलिए, क्योंकि ये ऑलरेडी चेंज किया गया है, हाउ से जोड़ा गया है, तो जब जोड़ा हुआ है वाक्य तो ये निश्चित रूप से इसमें हमें क्या करना था, करेक्शन करना है कि हाउ के बाद हम क्या करते हैं, डिड नहीं लगाते हैं बल्कि सीधे सब्जेक्ट लिखने हैं। तो हाउ ही, फिर उसके बाद हम क्या कर लेंगे, साधारण बना लेते हैं, तो केम देयर ऐसे कर लेंगे। ही एज वेल एज यू आर इनोसेंट, वह और भी का मतलब तुम भी निर्दोष हो। तो एज वेल एज से जुड़े हुए यदि दो सब्जेक्ट हैं तो क्रिया पहले वाले कर्ता के अनुसार होगी, अर्थात ही के अनुसार होगी। तो यहाँ पर जो आर लिखा हुआ है इसको आप कर लीजिए इज, आर की जगह क्या कर लेना है, इज़ इनोसेंट, समझ गए, इज़ इनोसेंट कर लीजिए, और कुछ करना नहीं है। 47 हम लोग देख लेते हैं। देखिए, आई हैव रिटर्न फ्रॉम कानपुर स्टडे, स्टडे लगा हुआ है तो पास्ट इंडेफिनिट, तो बस आई रिटर्न फ्रॉम कानपुर स्टडे, यहाँ से आपको क्या करना है, हैव को हटाना है और इसको पास्ट इंडेफिनिट में पूरा कर लेना है। क्लियर? तो आई रिटर्न फ्रॉम कानपुर स्टडे। 48 हम लोग देख लेते हैं, बस इन दोनों वाला है बच्चों, बस। नाइदर ऑफ दीज चिल्ड्रेन हैव स्टोलन योर पेन। चलिए हम देखते हैं 48 वाला।
नाइदर ऑफ दीज चिल्ड्रेन हैव स्टोलन योर पेन। अच्छा, नाइदर का मतलब होता है दो में से कोई नहीं, और आइदर का मतलब होता है दो में से कोई एक। तो यहाँ नाइदर लगा हुआ है, भले यहाँ दो नहीं दिया है, यहाँ पर दिया है दीज चिल्ड्रंस, इन बच्चों में से कोई नहीं तुम्हारी कलम चुराया है। तो फिर हम नाइदर जब लिखते हैं तो यहाँ पर क्रिया हमारी एक वचन की होती है। तो फिर आप क्या करेंगे, यहाँ पर जो हैव लिखा हुआ है इसके बदले हम लिख देंगे हैज़। ठीक है, तो नाइदर ऑफ दीज चिल्ड्रेन हैज़ स्टोलन योर पेन। आप इसको इस तरह से कर लेंगे। आइए नेक्स्ट देखते हैं। मतलब इन बच्चों में से किसी ने तुम्हारी कलम नहीं चुराई है। फिर हम लास्ट देख लेते हैं। इफ़ आई वेयर हिम आई शुड नॉट गो। यदि मैं वह होता तो मैं नहीं जाऊँगा, मैं नहीं जाता। ठीक है, तो ये कंडीशनल सेंटेंस है, काल्पनिक चीज़ें हैं एक तरह से। कंडीशनल क्या है, काल्पनिक है, इमेजिनरी है, कि जैसे काश मैं एक राजा होता या मैं ये होता, तो वही चीज़ यहाँ पे है। तो इफ़ आई वेयर हिम नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, ही। इफ़ आई वेयर ही, तो हिम के बदले आप क्या कर लीजिए, ही कर लीजिए, फिर कामा लगाइए, और बाकी चीज़ें 10 के 10। आपको बस एक चीज़ और चेंज करनी है कि यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, दूसरे वाले इसमें कामा लगाने के बाद सूट की जगह हम वुड का प्रयोग कर लेते हैं। तो इफ़ आई वेयर हिम आई वुड नॉट गो, ऐसे कर लेना है। तो ये छोटी सी एक्सरसाइज थी मित्रों, आपको समझ में आ गई होगी। यदि कहीं डिफ़िकल्टी हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे। थोड़ा मैंने जल्दी करने का प्रयास किया क्योंकि काफ़ी लंबी एक्सरसाइज थी। मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।